अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 13 का ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हमने पीरियड 3 के एलिमेंट्स जो हैं उनके केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करना है, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ। तो वाटर के साथ जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं उनके रिएक्शन से आगाज़ लेते हैं स्टूडेंट्स। और पीरियड 3 में जो पहला मेंबर है वो है स्टूडेंट सोडियम। अब सोडियम का वाटर के साथ जो रिएक्शन है उसके स्टूडेंट्स दो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं। एक तो जो सोडियम है वो कूल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और दूसरा ये रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट इन्वायरमेंट में रिलीज करे, ऐसा प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। एक्सोथर्मिक का ऑपोजिट होता है एंडोथर्मिक। जो इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब करे वो एंडोथर्मिक कहलाता है, और जो इन्वायरमेंट में हीट रिलीज करे वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो रिएक्शन का ये जो सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होकर इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। तो फिर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। स्टूडेंट्स, जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये एक जनरल करेक्टरिस्टिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर की एक जनरल करेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स के, इसमें हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है। तो सोडियम भी एक मेटल है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। और दूसरी जो प्रोडक्ट होगी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अपना कोई कलर नहीं है, तो कलरलेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो वाटर है कूल वाटर, उसके साथ सोडियम जो है वो रिएक्ट कर जाएगा और उसके नतीजे में स्टूडेंट्स सोल्यूशन फॉर्म होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और जो हाइड्रोजन है वो गैस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इतना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि अगर स्टूडेंट्स ये रिएक्शन कंट्रोल्ड ना हो तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है इसको आग लग जाए, ये फायर कैच कर ले, क्योंकि हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, ये फ़ौरन से आग पकड़ लेती है। तो ये जो रिएक्शन है ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होना चाहिए, ताकि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको वो जो फायर है उसको कैच ना करे, उसको आग ना लगे और उसको कलेक्ट किया जा सके। पीरियड 3 का दूसरा मेंबर है स्टूडेंट्स मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन मैग्नीशियम अगर कूल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन देखें तो ना होने के बराबर है। स्लाइट रिएक्शन है मैग्नीशियम का कूल्ड वाटर के साथ। सोडियम के केस में आपने देखा था कि सोडियम जो है वो कूल्ड वाटर के साथ बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है, लेकिन मैग्नीशियम ऐसा नहीं है, कूल्ड वाटर के साथ बहुत थोड़ा सा रिएक्ट करेगा। उसके नतीजे में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म होगी। मैं ऊपर भी बता चुका कि जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो उसका एक जनरल जो फीचर है, करेक्टरिस्टिक है, वो ये कि हाइड्रोजन गैस जो है इस रिएक्शन के नतीजे में वो लाजमी बनेगी। तो यहाँ भी मैग्नीशियम एक मेटल है, वो कूल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, अगरचे उसका रिएक्शन जो है वो बहुत थोड़ा सा है। इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म होगी और साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन इसी मैग्नीशियम को अगर आप स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएं तो मैग्नीशियम स्टीम के साथ बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करेगा, वाइट फ्लेम के साथ रिएक्ट करता है, ये याद रखना है। मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है जब ये बर्न होगा मैग्नीशियम, यानी बर्न होते हुए ये रिएक्ट करेगा तो वाइट फ्लेम के साथ ये रिएक्ट करेगा। और इस केस में जो बन रहा है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जगह स्टूडेंट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि आप हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा रहे हो। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होनी है क्योंकि ये एक मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन है। तो हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जब मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। पीरियड 3 का तीसरा मेंबर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कूल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, एल्यूमिनियम का रिएक्शन सिर्फ स्टीम के साथ होगा, एक फीचर। दूसरा, आपको एल्यूमिनियम हीट करना पड़ेगा, ठीक है, अनहीटेड आप एल्यूमिनियम को रिएक्ट नहीं करवा सकते। तीसरा फीचर कि एल्यूमिनियम को मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करवाना है तो एल्यूमिनियम को आपको पाउडर फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एल्यूमिनियम की शीट लेते हैं तो एल्यूमिनियम की शीट में जो सरफेस के ऊपर एटम्स होंगे एल्यूमिनियम के वो तो रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन सरफेस के ऊपर एटम्स जब रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सरफेस से नीचे वाले जो एटम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनको रिएक्ट होने से बचाएगा।
तो इसलिए अगर एल्युमिनियम का मुकम्मल तौर पे रिएक्शन करवाना है तो एल्युमिनियम जो है वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में मौजूद हो, पाउडर फॉर्म में, हाईली क्रश्ड फॉर्म में मौजूद हो, फिर हीटेड हो, फिर स्टीम के साथ वो रिएक्ट करेगा और इस सूरत में स्टूडेंट्स एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। चूँकि ये भी मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन है तो हाइड्रोजन गैस इसमें भी स्टूडेंट्स अब फॉर्म होगी। स्टूडेंट्स बावजूद इसके कि आप स्टीम के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, एल्युमिनियम पाउडर को हीट भी कर रहे हो और एल्युमिनियम पाउडर की फॉर्म में मौजूद है, इन तीनों फीचर्स के बावजूद ये जो एल्युमिनियम का रिएक्शन है ये स्लो रिएक्शन है। बेशक आपने उसका पाउडर लिया लेकिन पाउडर में भी तो टॉप के ऊपर एटम्स होंगे, फिर नीचे जो है वो एटम्स होंगे, यानी पाउडर में भी तो पाउडर की एक सरफेस बनेगी ना, तो टॉप के ऊपर स्टूडेंट्स एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड टॉप पे बन रहा है, सरफेस पे बन रहा है, वो नीचे मौजूद जो एटम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, उन्हें रिएक्शन से रोकेगा या यूँ कह लें उन्हें रिएक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। और टाइम गुजरने के साथ साथ स्टूडेंट्स जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा, यानी बिल्डअप होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है। शुरू में तो एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं है तो शुरू में रिएक्शन तेज़ है, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, रिएक्शन स्लो हुआ क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्ट कर रहा है। देन क्या हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड और बना तो रिएक्शन और स्लो हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा एल्युमिनियम ऑक्साइड ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा तो रिएक्शन और स्लो हो जाएगा। रुका नहीं है, स्लो हुआ है। तो स्लो हुआ है, रुका नहीं है, तो उसका मतलब थोड़ा थोड़ा करके, आहिस्ता आहिस्ता करके एल्युमिनियम ऑक्साइड स्लोली बन तो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड की अमाउंट में इजाफा हो रहा है, ये बिल्ड हो रहा है। तो जैसे जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड बिल्डअप होता जाएगा, इसकी अमाउंट में इजाफा होता जाएगा, वैसे वैसे रिएक्शन टाइम के साथ ये स्लो होता जाएगा। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के जो वाटर के साथ रिएक्शन है उसका ये फीचर है। और अगर आपसे एमसीक्यूज़ या इवन शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ से पूछा जाता है वो एल्युमिनियम का ही रिएक्शन है वाटर के साथ, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो सरफेस के ऊपर फार्मेशन है और उसका जो रोल है प्रोटेक्शन में नीचे वाले एटम्स के लिए, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है जो आपसे पूछ लिया जाता है। एल्युमिनियम के बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट 3 मेंबर्स हैं पीरियड 3 के, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। वाटर कूल्ड हो, हॉट हो, स्टीम हो या आप इन्हें स्टीम के साथ हीट भी कर लें तो इनका वाटर के साथ रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट मेंबर जो पीरियड 3 का है स्टूडेंट्स वो क्लोरीन है और क्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन मौजूद है। और इस रिएक्शन की अगर करैक्टरिस्टिक्स देखें, फीचर्स देखें, तो जब मैं कहता हूं कि किसी रिएक्शन के ये फीचर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसका मतलब है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये कि क्लोरीन नॉर्मल वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाता है। दूसरा कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तीसरा फीचर ये है कि एक मिक्सचर जो है वो फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और क्लोरिक एसिड का। स्टूडेंट्स क्लोरिक एसिड को हाइपोक्लोरिस एसिड भी कहते हैं, क्लोरिक एसिड का दूसरा नाम हाइपोक्लोरिस एसिड। अब कुछ दिलचस्प बातें हैं जैसे कि क्लोरिक एसिड में आप आगे देख सकते हो कि क्लोरिक के बाद ब्रैकेट डाल के उसमें 1 जो है वो डाला गया, तो उसका मतलब है कि इस क्लोरिक एसिड में क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 की है। आप कहेंगे कि 1 तो नज़र आ रहा है, हमें कैसे पता चला कि ये प्लस का भी है? तो स्टूडेंट्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट यूँ ब्रैकेट डाल के मेंशन की जाती है, वो लिखी जाती है, वो हमेशा प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ही लिखी जाती है, माइनस वाली नहीं लिखी जाती। ये एक कन्वेंशन है या कह लें एक रूल है। तो स्टूडेंट्स क्लोरिक एसिड में क्लोरीन के ऊपर +1 का ऑक्सीडेशन नंबर है। एक अजीब सी बात लगती है ना कि क्लोरीन के ऊपर तो माइनस का चार्ज आना चाहिए, तो ज़रा देखते हैं कि ये +1 का चार्ज क्लोरीन के ऊपर कैसे आ जाता है क्लोरिक एसिड में। तो साथ इक्वेशन को भी देख लें। क्लोरीन स्टूडेंट्स एज अ गैस लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और एक मिक्सचर बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और क्लोरिक एसिड का। अब स्टूडेंट्स इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स ये एक्स्ट्रा चीज़ है, अब जिसको याद रखनी है उसके लिए अच्छी बात है, जो इसको नहीं याद रखना चाहता उसके लिए भी अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है हमेशा जब ये किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हो। हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज उस वक्त आता है
जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा हो, मेटल के साथ हाइड्रोजन का कंपाउंड बना हो, तब हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज है, लेकिन नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज रहता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl में हाइड्रोजन के +1 को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ तो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ गया स्टूडेंट्स, -1। बात जो दिलचस्प है वो तो क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है HOCl। यहाँ पे ज़रा देखें, हाइड्रोजन के ऊपर उसी तरह +1 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब स्टूडेंट्स खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नेट रिजल्ट निकाले ना, तो ऑक्सीजन का -2 चार्ज है, उसमें से हाइड्रोजन का +1 अगर आप निकाल देते हो तो इन सिर्फ दो से मिलके नेट रिजल्ट क्या निकला, -1 निकला। सिर्फ इन्हीं दो से H और O का जो नेट रिजल्ट है वो -1 आया। अब कंपाउंड तो होता है न्यूट्रल, तो अब इस -1 को बैलेंस करने के लिए पीछे सिर्फ क्लोरीन बचा है, तो क्लोरीन को +1 चार्ज लेना पड़ेगा। क्लोरीन के ऊपर +1 का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है टू काउंटर -1 नेट चार्ज, ताकि ओवरऑल पूरे कंपाउंड के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पूरे कंपाउंड का 0 हो जाए। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हो कि ये +1 और ये +1 +2 हो गया, और +2 और ये -2 नेट रिजल्ट पूरे कंपाउंड का 0। तो इस तरह से आपने देखा कि क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ गया है, +1 चार्ज आ गया है। बात इतनी सादा नहीं है, यहाँ और भी हम बात कर सकते हैं। अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर का जो बढ़ना होता है ना स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना रिडक्शन कहलाता है। तो आप देखो कि क्लोरीन एक तरफ -1 में जा रहा है और एक तरफ +1 में चार्ज जा रहा है। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट के तौर पे क्लोरीन Cl2 है, एक एलिमेंट के तौर पे है, और एक एलिमेंट के तौर पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो क्लोरीन का एक एटम या एक हिस्सा -1 में जा रहा है और एक हिस्सा किधर जा रहा है, +1 में। इसका मतलब है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और क्लोरीन की रिडक्शन भी हो रही है। स्टूडेंट्स, ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो और रिड्यूस भी हो, तो ऐसे रिएक्शंस को डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शंस कहते हैं। डिसप्रोपोर्शन वर्ड होता है तो उसके आगे 8 लगा दो, तो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शंस। तो ये एक एग्जांपल है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शंस की, जिसमें एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ये वो बातें हैं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करेंगी। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा दें, जो क्लोरीन का वाटर के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये अगर सनलाइट की प्रेजेंस में आप करवा दें, तो स्टूडेंट्स जो क्लोरिक एसिड बना है, ये क्लोरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, किस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा फॉर्म में बन जाएगा। स्टूडेंट्स, जिस इक्वेशन को मैंने हाईलाइट कर दिया, ये वो इक्वेशन है जो आपकी बुक में दी गई है कि यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन और वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में जो है वो HCl बनेगा, या आप यूँ कह लें कि जो क्लोरिक एसिड बनता है वो भी टूट जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। और नीचे वाली जो इक्वेशन है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये मैंने आपको अपनी तरफ से बना के दी, जिसमें कि जो डीकम्पोजिशन है क्लोरिक एसिड का टूटना है HCl में, वो शो किया गया है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये क्लोरिक एसिड और क्लोरिक एसिड डीकम्पोज हो रहा है कि इसमें HCl में ब्रेक हो रहा है, HCl में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कुछ तो HCl वैसे ही डायरेक्ट बन रहा है, और जो HOCl बना है स्टूडेंट्स, ये भी HCl में डीकम्पोज होता है। तो जो ज़्यादा अमाउंट है वो किसकी बनती है, HCl की। तो जो मेन प्रोडक्ट रहती है फिर सनलाइट के प्रेजेंस में वो HCl ही रहती है। तो स्टूडेंट्स, आखिरी बात जो इस रिएक्शन में आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि कुछ किताबों पर और इंटरनेट पे अगर आप क्लोरिक एसिड देखोगे तो कहीं पे आपको फार्मूला जो है वो इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, HClO, यानी O जो है वो एंड पे लगा होगा, बजाय कि वो H के बाद लगे एंड पे आपको मिलेगा। तो आपने इससे परेशान नहीं हो जाना कि ये शायद
कोई गड़बड़ है इंटरनेट पे या उस किताब में या हमारी किताब में कोई गड़बड़ है, ये एक अंदाज़ है लिखने का। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे लिख लें, HOCl लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है कि आपकी बुक में भी इसको इसी तरह लिखा गया। बाकी आप HClO की फॉर्म में भी क्लोरिक एसिड को लिख सकते हैं। आखिरी मेंबर है स्टूडेंट्स जो पीरियड 3 का, वो आर्गॉन है। आर्गॉन आप जानते हैं कि ये नोबल गैसेस में से है और नोबल गैसेस जो है वो रिएक्ट नहीं करती हैं, तो स्टूडेंट्स आर्गॉन भी वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करेगी। स्टूडेंट्स इसके इस साथ ही पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ वाटर के रिएक्शन वाला हिस्सा मुकम्मल हुआ। मेरी कोशिश थी कि हर रिएक्शन में डिटेल में जाकर, डेप्थ में जाकर आपको एक एक चीज़ जो है वो समझाऊँ, आपको क्लियर करवाऊँ। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, आपको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑक्सीजन के साथ पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनके रिएक्शन को एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।